नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आपको मैं बता दूं, ये जो कक्षाएं आपके लिए आ रही है, ये जो ईवीएस की सीरीज शुरू की है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो क्वेश्चन है विभिन्न टेट एग्जाम आए हुए हैं। और इतना तो आप भी सोच सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने किस प्रकार के हैं, इनका लेवल क्या है, आप खुद निश्चित कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन है। फूल से फल वाली क्लास है ये, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे कक्षा में, जब आप सरकारी अध्यापक बन जाएंगे, वो फूल से होंगे और उनको इतना परिपक्व करना है कि वो फल बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए? फल बन जाए। ठीक है, तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे किसके लिए पढ़ना है? उन बच्चों के लिए पढ़ना है जो फूल से होते हैं, उनको फल तक बनाने के लिए परिपक्व करना है। इतना आपको पढ़ना है, इतना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है। और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही लाजवाब है। ठीक है, बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए हुए मैं अब इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को देखें आप। ये क्वेश्चन किस प्रकार के, आपको क्या लग रहा है? ठीक है, लाजवाब क्वेश्चन है, हर एक टॉपिक से लिए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और समथिंग में 5,000 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। बट आपको इसको शेयर जरूर करना पड़ेगा मित्रों, अपने साथियों के साथ शेयर करें आप। ठीक है, बहुत से ज़्यादा लोगों को जोड़ें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन अवेलेबल करवाएं। ठीक है, बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में जंतुआलय की संख्या है जू, है ना, जंतुआलय कितने हैं राजस्थान में? ठीक है, ऑप्शन एक है 3, 5, 26 या फिर 23। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, है ना। राजस्थान में जंतुआलय की संख्या कितनी है? 5 है। कितनी? 5 है मित्रों। तो 3 क्या है? राजस्थान में जो नेशनल पार्क है उनकी संख्या 3 है। क्या है? उनकी संख्या 3 है। वो कौन कौन से आप मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें बेहतरीन तरीके से इनको लिया है। ठीक है, तो राजस्थान में नेशनल पार्क की संख्या है 3 और 5 है जंतुआलय। क्या है? 5 है जंतुआलय। और मेरे जो क्वेश्चन है ना, उनका लेवल इस प्रकार का है कि एक भी ऑप्शन बेवजह से डाला हुआ नहीं है। ठीक है, हर एक ऑप्शन का कोई ना कोई वजह है। यहाँ पर 26 क्या है? राजस्थान में 26 क्या है? तो राजस्थान में 26 क्या अभ्यारण्य? क्या है? अभ्यारण्य है साथियों, ये अभ्यारण्य। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है अभ्यारण्य, ए भय अरण्य। ठीक है, जहाँ पर अरण्य घूमने का कोई डर ना होता हो, अभ्य, है ना, मतलब बिना किसी डर के घूम सकते हैं, वहाँ पर अभ्यारण्य होता है। तो मित्रों क्या होता है कि 3 तो नेशनल पार्क है और 5 जंतुआलय है, 26 अभ्यारण्य है और 33 क्या साथियों? 33 है आखेट निषिद्ध क्षेत्र। राजस्थान में 33 हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र। ठीक है, तो जो इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। तो आपकी इच्छा यूँ बढ़ रही होगी कि ये जंतुआलय कौन कौन से हैं। ठीक है ना, आइए हम जानते हैं कि जंतुआलय कौन कौन से हैं। तो इसका जो आंसर आप दोगे, और जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट करें। ठीक है, फेसबुक साथी कमेंट करें, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। क्या पीडीएफ आपको मिल जाएगी? कहाँ पर? टारगेट, है ना, टारगेट टेट नामक एग्ज़ाम जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, उस पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। राजस्थान के किन संभागों में जंतुआलय नहीं है? बहुत ही शानदार लेवल का ये क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान के किन जो संभाग हैं उनमें जंतुआलय नहीं है? तो राजस्थान में संभाग संख्या कितनी है? 7 संभाग है जी। कौन कौन से हैं? 7 संभाग है। ठीक है, तो उनमें से कौन से संभाग में जंतुआलय नहीं है? आपको ये दे रखा है जुड़ा बताना। ठीक है, जयपुर जोध में जंतुआलय है क्या? उदयपुर कोटापुर में है, उदयपुर में कोटा में है, और बीकानेर में जंतुआलय है क्या? या फिर अजमेर में, भरतपुर में? किन में नहीं है वो मैं पूछा गया है। ठीक है मित्रों, तो इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अजमेर और भरतपुर ऐसे संभाग हैं जहां पर जंतुआलय नहीं है। क्या नहीं है? जंतुआलय नहीं है। तो इससे 2 क्वेश्चन राइट हुए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये पता नहीं कि वास्तव में संभाग कितने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं संभागों पर भी बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हर प्रकार के संभाग में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं उनको कैसे याद किया जाना चाहिए, आपके सामने लाजवाब तरीके से पेश होऊंगा। मैं बताऊंगा क्या करना आपको। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल रही है। अजमेर और जो भरतपुर है वहाँ पर कोई संभाग नहीं है। जयपुर संभाग में जू है ना, वही है, जंतुआलय है, और इसमें भी है, उदयपुर कोटा में भी है, दोनों में है, बीकानेर में भी है। तो आपको बता दूं ये संख्या 5 ही है और 5 इन संभागों में है। इन संभागों में
इन्हीं जिलों में है। इस बात को माने, ठीक है। जयपुर जिले में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, कोटा में, बीकानेर में, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। बिल्कुल रिपीट करें, एक दो बार, मात्र एक दो बार, आपको याद हो जाएगा। फिर हम थोड़ी देर बाद में, आप थोड़ी समय बाद में वापस रिपीट करें, क्योंकि अभ्यास करते जाएं। सीधी बात, नो बकवास, केवल अभ्यास, केवल अभ्यास, केवल अभ्यास। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय पूछा गया है। तो जयपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी, अरे किसने की थी? तो राम सिंह जो सेकंड है, क्या की थी? राम सिंह जो सेकंड है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1876 में की थी। बट हमें तो ये पता करना है कि भाई सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है। उदयपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1878 में हुई थी। बीकानेर जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1922 में हुई थी। जोधपुर जंतुआलय, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ठीक है, हमें यह पता करना है कि सबसे बड़ा जंतुआलय कौन सा है। तो मित्रों, प्यारे साथियों, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। जो जयपुर जंतुआलय है उसकी स्थापना 1876 में हुई है, और राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय भी कौन सा है? जयपुर जंतुआलय भी है। कौन सा है? जयपुर जंतुआलय राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की, और यह क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि राजस्थान का पहला जंतुआलय कौन सा है? पहला जंतुआलय कौन सा है? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसका आंसर आप फटाफट दे सकते हैं। और इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों, वो 1876 में बना हुआ, हाँ, स्वई राम सिंह सेकंड, है ना, जिन्होंने क्या किया था? जयपुर सिटी को गुलाबी रंग से पुतवाया था, है ना, गेरुआ, मतलब गेरो गुलाबी नहीं करा तो गेरुआ रंग से पुतवाया था। ठीक है, तो 1876 में स्वई राम सिंह सेकंड ने जयपुर जंतुआलय की स्थापना की थी, और वही राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला जंतुआलय कौन सा है? तो जयपुर जंतुआलय। ओके, जयपुर जंतुआलय की दो विशेषता आपके सामने आ चुकी है। एक तो राजस्थान का प्रथम है, क्या है? प्रथम है। और एक सबसे बड़ा जंतुआलय भी कौन सा है? तो जयपुर जंतुआलय है। बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न की। राजस्थान के किस जंतुआलय को विश्व बैंक से अनुदान मिलता है? विश्व बैंक भी उसकी सहायता करता है उसके विकास के लिए। ठीक है, वहाँ पर और ज़्यादा जीवों को संरक्षित किया जा सकते है ना, तो इसके लिए विश्व बैंक भी उनको अनुदान प्रदान करता है। ऐसा कौन सा जंतुआलय है? जयपुर जंतुआलय है ना, 1876 वाला, 1878 वाला उदयपुर है, 1922 वाला बीकानेर है, या फिर जो जोधपुर था 1936 का, वो मैंने पिछले में आप देखना यहाँ पर 1936 लिख रखा है और ये जोधपुर लिख रहा है। तो कोटा जो जंतुआलय उसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। भाई मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ना बनाए, इस वजह से ये क्या हुआ, थोड़ा बहुत इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जो कोटा जंतुआलय उसकी स्थापना कब हुई? 1954 को हुई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों, विश्व बैंक से अनुदान जयपुर जंतुआलय को मिलता है। किसको? जयपुर जंतुआलय को विश्व बैंक से अनुदान मिलता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है, तो जो घड़ियाल होते हैं, है ना, उनका प्रजनन केंद्र कौन सा है? जयपुर जंतुआलय है, उदयपुर जंतुआलय है, बीकानेर जंतुआलय है, या फिर कोटा जंतुआलय है, जहाँ पर घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। घड़ियालों को संरक्षित रखने के लिए, है ना, उनकी जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए एक विशेष प्रकार का क्षेत्र गठित किया जाता है ना, संघ मतलब स्थित होता है, जिस पर उसके प्रजनन क्षमता को विकसित किया जाता है ना। ओके, मतलब उसके अनुकूलित एक व्यवस्था बनाई जाती है बेहतरीन तरीके से। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। जयपुर जंतुआलय ही क्या है? घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है। ठीक है, और भेड़ियों का प्रजनन केंद्र क्या है? देखो, घड़ियालों को जब नाम आए तो ऐसा लगता है भेड़ियों का प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? तो बंद बारेटा कहाँ है? ये भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में है। ठीक है, तो 116 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। गोडावण, वाह, शर्मिला पक्षी जी। गोडावण क्या है? शर्मिला पक्षी है। ये गोडावण नाम से कुछ याद आ रहा है आपको क्या? बिल्कुल आ रहा है, मुझे पता है, बिल्कुल याद आ रहा है आपको याद आ रहा है राज्य पक्षी, है ना, क्या आ रहा है? राज्य पक्षी। ठीक है, तो गोडावण का प्रजनन केंद्र कहाँ है जी? जयपुर जंतुआलय में है, उदयपुर में है, बीकानेर में है, या फिर जोधपुर में है? तो इसका जो आंसर राइट होगा, साथी जो फेसबुक साथी लाइव देख रहे हैं पेज पे, वो कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो साथियों, जो जोधपुर जंतुआलय हैं वो गोडाउन का प्रजनन केंद्र है। क्या है? जोधपुर जंतुआलय है
वो गोडाउन का प्रजनन केंद्र है। ओके, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ओके, बात करते हैं इसकी भाई गोडाउन क्या है। द ग्रेट इंडियन बटर्स ना, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो राज्य पक्षी इसको कब घोषित किया? तो 1981 में। कब? 1981 में गोडाउन को राज्य पक्षी घोषित किया गया। और ओर्डियोप्टिस नाइग्रिसेप्स, हाँ, ओर्डियोप्टिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है गोडाउन का। शर्मिला पक्षी है ना, मतलब बहुत बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग की तरह बड़ा होता है, पर अगर कोई ऊपर बैठ जाए तो उसको गिरा देता फट, ठीक है। बड़ा भी होता है और शर्मिला पक्षी होता है। ऐसे लग रहा है आपसे शर्मा रहा है। ओके, यह शुतुरमुर्ग की तरह एक भारी पक्षी होता है। क्या होता है? भारी पक्षी होता है। और यह रेड डाटा बुक में अत्यंत दुर्लभ प्रजाति में रखा गया है ना। रेड डाटा बुक होती है जिसमें जो दुर्लभ प्रजाति होती है उनको उनके मतलब नाम दर्ज कर लिए जाते हैं और उनको संरक्षित करने के लिए कुछ उपाय चलाए जाते हैं, ठीक है। तो अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के रूप में से रखा गया है रेड डाटा बुक। ओके, तो आई थिंक ये भी आप समझ पाएंगे। मैंने इसको रिलेटेड किया कि भाई नाम आ गया गोडाउन, तो क्यों ना एक छोटा सा एक टॉपिक है जो प्रविधि के रूप में यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो गोडाउन को मैंने यहाँ पर ले लिया है, जो राज्य पक्षी 1981 में घोषित किया गया। और शर्मिला पक्षी है। ओर्डियोप्टिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। शुतुरमुर्ग की तरह बड़ा भारी पक्षी होता है और अत्यंत दुर्लभ प्रजाति के रूप में ये रेड डाटा बुक में इसका नाम दर्ज है, ठीक है। बात करते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है। डॉक्टर सलीम अली का संबंध किस नेशनल पार्क से है? डॉक्टर सलीम अली का संबंध किस नेशनल पार्क से है? यहाँ पर आपके 2 नहीं 3 नहीं 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो आपको ये पता चलेगा कि डॉक्टर सलीम अली कौन है, और दूसरा आपको ये पता भी चलेगा कि जो नेशनल पार्क है ना, वो कौन कौन से। तो राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। एक तो रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला, केवलादेव भरतपुर वाला जिसे है ना गना पक्षी विहार भी कहते हैं, और मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ वाला भी क्या है, 3 नेशनल पार्क है राजस्थान में, ठीक है। तो इसको तो 1981 में क्या बनाया गया? नेशनल पार्क बनाया गया। इसे 1980 में रणथंभौर को, और 1981 केवलादेव को, और 2012 को मुकुंदरा हिल्स कोटा को नेशनल पार्क बनाया गया। ओके, तो बात करते हैं तो डॉक्टर सलीम अली है वो किस नेशनल पार्क से संबंधित है? मित्रों, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। केवलादेव भरतपुर यानी घना पक्षी विहार, पक्षियों का जिसे स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो केवलादेव भरतपुर वाले को कहा जाता है, और उसी से संबंधित है डॉक्टर सलीम अली। तो भाई डॉक्टर सलीम अली क्यों संबंधित है? क्योंकि जो डॉक्टर सलीम अली है उनको क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। आपको पूछ ले जाए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली किस नेशनल पार्क से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए साथियों। केवलादेव भरतपुर 1981 में जिसने NPN नेशनल पार्क बनाया गया, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है। क्या है? इनकी एक पुस्तक है। पुस्तक नाम है द बर्ड पैराडाइज। क्या नाम है? द बुक्स, एक मिनट वापस है ना, इसके नाम है इसका पैराडाइज साथी, पैराडाइज, द बर्ड पैराडाइज। इनकी डॉक्टर सलीम अली है, उनकी एक पुस्तक भी है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, केवलादेव भरतपुर वाला, ठीक है साथियों। यहाँ पर कदम के जो वृक्ष हैं वो सर्वाधिक है। कदम के जो पेड़ है ना वो सर्वाधिक कहाँ पर है? केवलादेव भरतपुर है मित्रों, केवलादेव भरतपुर में है, ठीक है। ये यूनेस्को ने इसको विश्व जो प्राकृतिक धरोहर होती है उसमें भी सम्मिलित कर लिया है। कब? 1985 में किया था। कब? 1985 में किया था। और यहाँ पर देखो पक्षियों की सर्वाधिक मतलब प्रजातियाँ पाई जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 300 के प्लस, समथिंग 250-300 बीच में पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती है। और एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थल है पक्षियों की। शायद ये तो किसी मैंने डाल भी रखा होगा। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एक बात आपको कहूँ कि अगर जो डॉक्टर सलीम अली है ना वो तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, जबकि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है जी? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को भी समझाया था। और जो बाघ परियोजना है उनके बारे में भी मैंने पूरी नॉलेज आपको दी थी, ठीक है। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया तो ये सलीम अली है, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? डॉक्टर कैलाश सांकला। और कैमल मैन कौन है भाई जी? कैमल मैन कौन है? ऊँटों पर विशेष कार्य करने वाले, तो अशोक टाक। कौन है? अशोक टाक। कौन है? अशोक टाक,
ठीक है ना। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा लिख भी लिया करो। बात करते हैं 118 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। राजस्थान का एकमात्र नेशनल पार्क है ना जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है, मतलब ऐसा नेशनल पार्क जिसके चारों ओर 4 दीवारी है भाई, ठीक है। तो ऐसा नेशनल पार्क जो 4 दीवारी से घिरा हुआ है कौन सा है जी, कौन सा है? तो रणथंभौर है, केवलादेव है, मुकुंदरा हिल्स, कोटा झालावाड़ वाला है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा यही होगा गना पक्षी विहार, पक्षियों का स्वर्ग कहलाने वाला, जिससे संबंधित है डॉक्टर सलीम अली। कौन है? डॉक्टर सलीम अली। और ये जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया ने फतेह सिंह जो सेकंड वाले थे, और फर्स्ट कौन है? कैलाश सांकला। वो किससे संबंधित है? इससे, रणथंभौर सवाई माधोपुर वाले से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 119 नंबर क्वेश्चन की, और एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, मतलब पक्षियों के लिए सबसे अनुकूल जगह कौन सी है इनमें से? तो रणथंभौर है क्या, मुकुंदरा हिल्स है, केवलादेव भरतपुर है। देखो इनको भी आप याद कर लेना, ठीक है। मुकुंदरा हिल्स कोटा 2012 में, और ये 80 में, और ये 81 में, ठीक है। इस बात को ध्यान करेंगे आप बिल्कुल। ये नहीं कि इसका क्वेश्चन ये इनको याद नहीं करेंगे, बिल्कुल पेन कॉपी लेकर साथ में बैठे बेहतरीन जो फैक्ट है इनको लिख लिया करें। एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है मित्रों कौन सी? केवलादेव भरतपुर वाली। कौन सी है? केवलादेव भरतपुर वाली है। तो 119 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं 120 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है, राजस्थान का जो एरिया है ना, जो क्षेत्रफल है वो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? ओके, मतलब जनसंख्या का भाग दिया जाए तो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना आता है, ये बात करनी है। 0.03 हेक्टेयर, 0.04 हेक्टेयर, 0.05 हेक्टेयर, या फिर 1.04 हेक्टेयर। तो इसका जो आंसर रेट होगा मित्रों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, 0.04 हेक्टेयर राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र हैं। ये तो एक फैक्ट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। और इनको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि इन चीज़ों को आप धीरे धीरे करते हो, रिपीट मतलब दोहरान में लाए, रिपीटेशन में लाए, अभ्यास करते जाइए इनका, ठीक है। तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी, अजी राज्य पक्षी कौन होता है जी? गोडाउन होता है। राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी है। राज्य पुष्प रोहिड़ा है। और राज्य पशु कौन सा जी? राज्य पशु देखो 2 है, ऊँट आता है और चिंकारा भी आता है। क्या आता है? ऊँट आता है और चिंकारा भी आता है, ठीक है। तो बात करते हैं राजस्थान के किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प है ना, और राज्य पशु एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा कौन सा है जी भाई? इतना शानदार जो अभ्यारण्य है वो कौन सा है जहाँ पर राज्य पक्षी भी हैं, राज्य वृक्ष भी हैं, राज्य पुष्प भी हैं, राज्य ये पशु भी है, एक साथ मिल जाता है? तो सरिस का अभ्यारण्य अलवर वाला है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला है, या फिर ताल छापर चुरू, या शेरगढ़ बारा। तो शेरगढ़ बारा है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो सर्प उद्यान, मतलब सर्पों के संरक्षण के लिए, फिर सर्पों की प्रजनन स्थल भी कह सकते हैं ना, उसके लिए तो शेरगढ़ बारा वाला फेमस है, ठीक है। जबकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा मित्रों राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु एक साथ आपको राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में दिखाई देंगे। और राष्ट्रीय मरु उद्यान ये नेशनल पार्क नहीं है, मात्र नाम से राष्ट्रीय है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर वाला है, जहाँ पर आपको देखो गोडाउन भी देखने को मिल सकता है, बट गोडाउन है वो एक दुर्लभ प्रजाति है, आपको अजमेर सांकलिया वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, बट ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। 122 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विटीकल्चर है। तो विटीकल्चर क्या है? विटी जो इतने मतलब जितने भी प्रकार के कल्चर हैं उनका एक बेहतरीन लाजवाब वीडियो आपको अवेलेबल करवाया गया है, उसको देखें आप, प्लेलिस्ट में जाए आपको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही लाजवाब है। मछली पालन को कहते हैं, अंगूर उत्पादन को कहते हैं, रेशम उत्पादन को कहते हैं, या फिर फूलों की कृषि को कहते हैं। तो विटीकल्चर किसे कहा जाता है? तो अंगूर उत्पादन को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर कहा जाता है। और किस तरह से आपको याद करनी है, जैसे कि पिस्सीकल्चर, तो किसके पीस करते हैं जी? तो लोग पीस किसके करते हैं? मछली के पीस करते हैं साथियों। तो इसको विटी मतलब पिस्सीकल्चर कह दिया भाई, पीस करते हैं तो क्या कह दिया? पिस्सीकल्चर कह दिया। और अंगूर यानी जिसमें विटामिन होता है वो विटीकल्चर होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जो अंगूर उत्पादन है, अंगूर उत्पादन, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको विटीकल्चर कहा जाता है। बात करते हैं 1, 2, 3 क्वेश्चन की, मतलब 123 नंबर क्वेश्चन के सही विकल्प का चयन करें।
सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, काला सोना अफीम को कहा जाता है, हरा सोना बांस को कहा जाता है, या फिर उपरोक्त सभी सही है। हमें आंसर देना है मित्रों कि सफ़ेद सोना क्या क्या होता है, काला सोना क्या होता है और हरा सोना क्या होता है। तो बिल्कुल मित्रों ये ऑप्शन आपका राइट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है, काला सोना अफीम को कहा जाता है और हरा सोना बांस को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं 1 to 4 नंबर क्वेश्चन की। नाबार्ड की स्थापना की गई, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? आपका आंसर बिल्कुल राइट होना चाहिए, क्योंकि मैंने नाबार्ड है ना, कोपरा है, बहुत से जो औद्योगिक आपके क्वेश्चन बनते हैं उद्योग से संबंधित, बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने आपको सेशन दिए हैं और फिर क्वेश्चन प्रश्नावली भी मैंने आपको दी है। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा मित्रों 22 जुलाई 1982 को। कब? 22 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, देखो बात करते हैं ये, अच्छा ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो क्या कहते हैं, नाबार्ड को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यह कृषि वित्त की शीर्ष संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए जो लोन देती है। ठीक है, बात करते हैं भारत में सर्वाधिक रोजगार वाला क्षेत्र है। तो भारत में सर्वाधिक रोजगार वाला क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या होते हैं, इनमें क्या आता है, मैंने आपको इनके बहुत ही बेहतरीन वीडियो अवेलेबल करवाई हैं, तो उनको देखें आप जाकर। ठीक है, बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो कृषि से संबंधित होते हैं या फिर कोई कृषि का सहायक कार्य है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र वो होते हैं जो उद्योग धंधे हैं, क्या है, उद्योग धंधे है जहाँ पर कारीगरी होती है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र वो होते हैं जो सेवा क्षेत्र होते हैं। कौन सा? सेवा क्षेत्र होता है इसके अंदर। तो भारत में और राजस्थान में भी सही बात है, भारत और राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार देने वाला है कृषि क्षेत्र। कौन सा है? कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र का है। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा कार्य है जिसकी संभावना ज़्यादा है? तो खनिजों संबंधित, किससे? खनिज। ठीक है, बात करते हैं 126 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अजी राजकोट कहाँ है? तो राजकोट है गुजरात में। तो राजकोट फेमस क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? मूंगफली होती है। क्या होती है? मूंगफली होती है। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक मूंगफली होती है? तो सांभर में होती है। जी नहीं जी, सांभर क्या है? सांभर तो एक क्या है? झील है नमक वाली, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक उत्पादन होता है, मतलब बहुत सारा। ठीक है, इसके बारे में फैक्ट मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दिए हैं। लूण क्रंसन कहाँ पर है? बीकानेर में। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर मूंगफली ज़्यादा होती है। कोलायत भी झील है। और गंगानगर में क्या है ना, गंगानगर में बहुत सारे उद्योग है साथियों। ठीक है, तो बात करते हैं लूण क्रंसन को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिस प्रकार से गुजरात के राजकोट में सर्वाधिक मूंगफली होती है, उसी प्रकार से राजस्थान में अगर कहा जाए तो लूण क्रंसन में सर्वाधिक क्या होती है? मूंगफली होती है। ठीक है, मसाला व बीज अनुसंधान केंद्र स्थित है। 127 नंबर क्वेश्चन है, मसाला एवं बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो भिनाई अजमेर में है, तबीजी अजमेर में है, सांकली अजमेर में। तो सांकली अजमेर है नहीं, यहाँ पर गोडाउन है। क्या है? गोडाउन देखने को आपको मिल सकते हैं, पर है बहुत कम, शायद ही मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं तिलोरा अजमेर में। तो मसाला एवं बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में है। कहाँ है जी? तबीजी अजमेर में है। मसाला वे बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। बिना सहकारिता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर जयपुर में है, सेवर भरतपुर में है, या फिर तबीजी अजमेर में। मसाला में बीज अनुसंधान केंद्र है तबीजी अजमेर में, डी रोना नागौर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों आपके सामने है, दुर्गापुरा जयपुर में है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। और सरसों है ना, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपको आंसर आता है सेवर भरतपुर में। क्या आता है? सेवर भरतपुर में आता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, दुर्गापुरा जयपुर में है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है। तो 1 to 9 का आंसर क्या होगा? सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ों की नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ों की नस्ल कौन सी है? चोकला भेड़, मारवाड़ी,
या फिर जैसलमेरी या फिर ए व बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों आपका 1 to 9 का वो होगा जैसलमेरी जो भेड़ है वो सर्वाधिक भेड़ जो ऊन देती है, क्या देती है, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल होती है जैसलमेरी भेड़। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चोकला भेड़ होती है ना, चोकला भेड़ साथियों, ये सेकआउट क्षेत्र में ज़्यादा होती है चोकला भेड़। तो चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत की मेरिनो। क्या कहा जाता है, भारत की मेरिनो कहा जाता है। ये मेरिनो नस्ल है ऑस्ट्रेलिया की, कहा है, ऑस्ट्रेलिया की एक नस्ल है ना, जो बहुत ही हाई क्वालिटी की जो ऊन होती है वो प्रदान करती है। मेरिनो नस्ल कहाँ की है? ये मेरिनो नस्ल तो है ऑस्ट्रेलिया की। तो जो भारत में ना वो सर्वाधिक हाई क्वालिटी अगर जो ऊन देती है वो है चोकला भेड़। चोकला भेड़ सेकआउट क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सामने करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं 130 नंबर क्वेश्चन की। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 5000 प्लस ईवीएस के क्वेश्चन करवाऊंगा और 100 प्लस ईवीएस के प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आऊँगा साथियों। तो प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट को शेयर करें अपने मित्रों के साथ, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इतने से हेल्प करें बस। ठीक है, ऊन व गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, बीकानेर में है, जयपुर में है। ऊन प्रशिक्षण केंद्र, देखो ऊन प्रशिक्षण केंद्र तो है जयपुर में, ऊन व गलीचा प्रशिक्षण केंद्र बीकानेर में, और स्टेट वूल है ना, स्टेट वूलन जो मिल है वो बीकानेर में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गलीचा, ऊन व गलीचा प्रशिक्षण जो केंद्र है वो बीकानेर में है। कहाँ है जी? बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट इंडिया, सैल्यूट। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है मित्रों, अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि ईवीएस की जो प्रैक्टिस सेट है, अभ्यास प्रश्नावली बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके ओके ओके।